नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चहलकदमी इस वक्त तेज हो गई है। मॉनसून के महीने में एनडीए के सहयोगी दल टूट में जो खराब खबरों की जो बाढ़ आई हुई है, यूपी की सियासी गर्मी इससे ज्यादा बढ़ गई है। अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल पार्टी में टूट की खबरों ने यूपी में हलचल मचा दी है। अपना दल के बागी नेताओं ने अपना मोर्चा के नाम से नए फ्रंट का ऐलान कर दिया है। अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें भी इस दौरान बढ़ा दी हैं। पार्टी के बागी नेताओं के दावों के बीच अनुप्रिया पटेल ने जहां पार्टी में फूट डालने वालों को कड़ी चेतावनी दी है, तो वहीं कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इशारों में ही इसे षड्यंत्र करार दिया। गठबंधन में साझेदार दलों पर इशारों ही इशारों में निशाना भी साधा है। गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया है। साथ ही दूसरी ओर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में बने अपना मोर्चा यह दावा कर रहा है कि उसके साथ 13 में से 9 विधायकों का समर्थन है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल की जयंती के मौके पर 13 में से 12 विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपना मोर्चा के दावे की हवा निकाल दी है। लेकिन जिस तरह अनुप्रिया पटेल के पति ने बयान दिया और बड़े लोगों पर पार्टी को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, तो वहीं 17,000 करोड़ खर्चने की भी बात कही है। उससे एक सवाल तो तय माना जा रहा है कि यूपी में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। गठबंधन की गाड़ी पटरी पर सही से नहीं दौड़ पा रही। और आखिर आशीष पटेल के दावों में कितनी सच्चाई है, आखिर कौन है जो अपना दल को तोड़ने की साजिश कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि ये जो फूट पड़ी है इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए अब सीट शेयरिंग कैसे करेगा, किस तरीके से अपना मोर्चा ये जो नया दल बनकर तैयार हुआ है इसे समझाएगा। क्योंकि अब से पहले डॉक्टर सोनेलाल यानी कि अपना दल सोनेलाल और अपना दल कृष्णा यानी कि उनकी मां और अनुप्रिया पटेल के बीच लड़ाई हमने देखी है। साथ ही आपको यह भी बता दे, देखिए अब आपको बताते कि अपना दल में अपने पराए हुए हैं। अब इसकी पूरी स्टोरी क्या है अब आपको वो बताते। देखिए 3 साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कुछ सदस्यों को निकाला गया था। यूपी सरकार ने निगम और बोर्ड में पार्टी से निकाले गए नेताओं को दोबारा से जगह दे दी गई। यूपी सरकार के नियुक्ति के फैसले पर अपना दल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं आरपी गौतम ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और नियुक्त किए गए सदस्यों को तत्काल हटाने की मांग की। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपको वो भी बताते हैं। अपना दल में तकरार कैसे हुई, क्या हुई, सब सारी चीजें आपको बताएंगे। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में तलवार खींची हुई नजर आ रही है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और कुछ दिनों से पार्टी में अंदरूनी कला जो है वो तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने मिलकर अपना मोर्चा बनाया, तो वहीं अपना मोर्चा के नेता हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि 9 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के पति ने सीएम योगी से बात की है और ब्रजेंद्र की पत्नी को सरकारी वकील से हटाने को यह भी कह दिया है। साथ ही 13 में से 12 विधायक पार्टी के साथ आए हैं। तो यहाँ पे जो दावा किया जा रहा था अपना मोर्चा की तरफ से, ये दावे तो तमाम फेल हो गए हैं। तो इसकी पूरी स्टोरी हम आपको समझा देते हैं और साथ ही साथ क्या क्या दावे किए जा रहे हैं लगातार वो भी बता रहे थे। कि स्टोरी में अपना मोर्चा ने दावा किया था कि 13 में से 9 विधायक उनके साथ है, लेकिन जब पार्टी के सामने आए तो सभी 13 में से 12 विधायक पार्टी के साथ ही निकलकर सामने आए। अब कुछ दिनों से पार्टी में जो अंतःकलह चल रहा है वो काफी तेज हो गया है, इसीलिए अभी यूपी में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अपना मोर्चा के नेता है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया था कि 9 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन जब सामने आया तो उनकी इस दावे की पूरी पोल खुल गई है। अब देखिए जिस तरीके से अपना दल में मचे इस उठापटक के बीच में पार्टी नेता और योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल से इस पूरे मामले पर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने नेतृत्व और आगे की रणनीति पर खुलकर बातचीत की है। आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते एक बार। सोनेलाल पटेल जी की आज जयंती थी और इस मौके पर अपना दल के नेता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल गुरु की भूमिका में नजर आए। तमाम जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको गुरु मंत्र दिया और कहा कि सोशल मीडिया और साजिशों से सावधान रहना है। सर, आज आपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा कि सोशल मीडिया पर और ख़ासतौर पर जो साजिशें हो रही हैं उनसे सावधान रहना है। निश्चित तौर पे साजिश तो लगातार पार्टी के विरुद्ध हो रही है। आप ही देखिए, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट होता है तो इस तरह की साजिशें शुरू हो जाती हैं। उन लोगों को जैसे मेढक नहीं कुएं से निकलते हैं,
निकलते हैं और अपना दल के विरुद्ध कुछ ना कुछ साजिश शुरू कर देते हैं। देखिए, ये तो मेढक हैं, पर इन मेढकों को कंट्रोल करने वाला कोई और है। तो जो इनको कंट्रोल करता है तो वो तो अपना दल से डरता है। ये कहा जा रहा है कि 9 विधायक आपके उनके संपर्क में हैं, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, पार्टी में टूट होगी, बड़ी टूट मानी जाएगी। आपने अभी पूरे विधायकों को यहाँ बैठे हुए देखा? मैं तो ये कहूँगा कि इन 9 विधायकों के ले जाने से अगर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो ले जाए, बन जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बात और आशीष जी, आप लगातार इस बात का उल्लेख करते हैं कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश कैसी है, क्या चाहते हैं वो साजिश करता? हम जैसे ही पिछड़े वंचित वर्ग की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कोई ना कोई पार्टी के विरुद्ध ऑपरेटेड तरीके से साजिश की जाती है। तो आपको भी अंदाजा होगा साजिश किस प्रकार की है, और साजिश को सबसे ज्यादा मीडिया पकड़ता है। तो आशीष पटेल को एक्सक्लूसिव सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ कहा है कि पार्टी के विरुद्ध ये साजिश चल रही है। लेकिन लगातार सवाल यही उठ रहा है कि अब जब पार्टी में बंटवारा हुआ है, फूट पड़ी है और अपना मोर्चा तैयार हुआ है और 2027 में चुनाव होने हैं, इसके पहले हमने हमेशा से अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच लड़ाई देखी है और अब सोनेलाल पटेल की जयंती है और जयंती के अवसर पर देखिए ये नया मोर्चा तैयार हो गया है और इस मोर्चे को लेकर लगातार यही बात उठ रही है कि ये मोर्चा अब क्या करेगा आगे। क्योंकि पहले इस मोर्चे के जो प्रमुख है बृजेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने दावा किया कि 13 में से 9 विधायक उनके साथ है, लेकिन आशीष पटेल ने साफ कर दिया है कि 13 में से 12 विधायक अभी भी अपना दल सोनेलाल के साथ बरकरार है। तो आखिर वो कौन विधायक है जिनका दावा वो कर रहे हैं, अपना मोर्चा कर रहे हैं? साथ ही साथ आगे 2027 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि अपना दल सोनेलाल जो बीजेपी यानी कि एनडीए के सरकार में अपना गठबंधन बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ अपना दल कृष्णा जो कि विपक्ष के साथ है। अब लगातार अब इसमें जब अपना मोर्चा की एंट्री हुई है तो अपना मोर्चा किस तरफ जाएगा, किसे समर्थन देगा और क्या इससे बीजेपी के वोट में सेंधमारी मानी जा सकती है, ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं इन सभी पर चर्चा करेंगे, जवाब भी लेंगे। क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर जुड़ेंगे जो पूरी राजनीति को समझाने का प्रयास भी इस दौरान करेंगे और हम भी आपको बताएंगे कि आखिर जो ये फूट पड़ी है इससे 2027 के चुनाव पर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, हलचल तेज हो गई है, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2027 पे इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार मौजूद हैं और साथ ही तमाम ये जो राजनीति चल रही है उस पर गहन चिंतन मंथन करने वाले राजनीतिक विश्लेषक विनीत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। जी, तो सबसे पहला मेरा सवाल राजनीतिक विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए विनीत वर्मा जी आपसे होगा कि देखिए आप बहुत लंबे समय से ये राजनीति देख रहे हैं और साथ ही अपना दल की राजनीति को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले से ही अनुप्रिया और पल्लवी इन दोनों के बीच में खींचतान मची हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अपना मोर्चा की एंट्री होती है और तमाम दावे इस दौरान किए जाते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और यूपी की राजनीति में किस तरीके से इस वक्त असर डाल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हम इस बात को भी देख रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं राजनीति के यूपी में, देख के अभी ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले चुनाव, जो 2027 में चुनाव आने वाले हैं यूपी में, यहाँ पे अगर अभी इस स्थिति में अनुप्रिया पटेल कुछ एक्शन नहीं लेती पार्टी के उन वर्कर्स के खिलाफ या उन लोगों सदस्यों के खिलाफ जो अभी बगावत पे खड़े हैं, उतरे हुए हैं, तो ये थोड़ा खतरा हो सकता है एनडीए के लिए भी। देखिए, जो इसका मूलतः देखा जाए, जो शुरुआत है, जो पार्टी है, जो जिन सिद्धांतों पे वो खड़ी है आज, वो जो मेन जो उनका देखा जाता है वो पिछड़ा, जो हमारे पिछड़े समाज है या ओबीसी की बात कर लीजिए, ओबीसी समाज जो मुख्यतः जो इनका है कुर्मी समाज, इनके लिए लड़े हैं, सामाजिक स्तर पे न्याय की बात की है।
और अगर इस प्रकार से बगावत के बोल उठते हैं पार्टी में, उठे हैं पार्टी में, अगर ये दावे सच है जो विजेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं, ये दावे सच हैं, तो ये अनुप्रिया के लिए, जो अनुप्रिया की जो पार्टी है अपना दल सोहनलाल, इसके लिए भी खतरा है, और ये एनडीए के लिए भी खतरा है। और जो बीजेपी है, भाजपा को इस पर एक कड़ी अपनी निगरानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, भाजपा का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है ओबीसी का, उस पे असर होने की आशंका है। और अगर अगर इस प्रकार से फूट डलती है, और अगर चीजें इस प्रकार से होंगी, तो देखिए आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में एनडीए को नुकसान हो सकता है इसका। और जो बात करी जाए पार्टी की, जो पार्टी 1995 में बनी, इस पार्टी में जो एक मिनट, थोड़ा सा तकनीकी। जी। जी। इस पार्टी में जो 1995 में जो सोहनलाल ने पार्टी बनाई, अपना दल, बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर, उनका मुख्यतः जो हमारा था वो ये था कि पिछड़े समाज के, पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई जाए, उनके अधिकारों के लिए लड़ा जाए, उनके लिए लड़ा जाए। अ, इस प्रकार से फूट डालना इस वक्त पार्टी में ये अच्छा नहीं है। और अब जिस प्रकार से आशीष जी, आपने बयान दिखाया उनका, जिस प्रकार से आशीष जी कह रहे हैं उसमें कि ऐसा कुछ नहीं है और सारे विधायक उनके साथ में हैं, जी, एक तो एक और सवाल इसमें मैं जोड़े देती हूँ वर्मा जी कि आशीष पटेल ने यह भी कहा है कि ये साजिश है और जो विपक्षी पार्टियां वो 17,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर रही हैं, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा खर्च करने को तैयार है? जी, बिल्कुल। विपक्षी पार्टियां जो है वो इस प्रकार से अपनी रोटी तो सेकेगी इन चीजों पे। और देखिए, मैं जिस प्रकार से लगातार इस बात पे गौर कर रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ कि जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टी का एक ढांचा है, जो कि बसा हुआ है ओबीसी वोट बैंक पे, जो बसा हुआ है पिछड़ी जातियों पे, जो बसा है कुर्मी समाज पे, तो क्यों ना जो दूसरी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, या कह लीजिए कांग्रेस पार्टी है, वो क्यों ना इस प्रकार की जो अग्नि में घी डालेगी, और क्यों नहीं वो अपनी रोटियां सेकेगी, जरूर सेकेंगी इस प्रकार से रोटियां। और जरूर वो अपने पूरे तन मन धन के साथ लगी होंगी कि इनके विधायक यहाँ से निकाले जाए, जिसका अल्टीमेटली जो इसका असर होगा, हमें देखने को मिलेगा, वो पड़ेगा एनडीए के ऊपर। और एनडीए की जड़ें कमजोर करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। ठीक है, ठीक है वर्मा जी, हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर आदर्श कुमार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि जिस तरीके से ये पूरा बंटवारा देखने को मिल रहा है, 1995 में स्थापना की जाती है, नींव रखी जाती है, और देखिए 2025 का ये समय इतनी बार फूट पड़ चुका है। 2012 में जब चुनाव हुआ था तो कई सीटें पार्टी जीती थी, और अब एनडीए में जिस तरीके से ये फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हमने हमेशा से देखा है कि अंतःकलह बीजेपी में भी होती है, लेकिन सामने नहीं आती वो चीजें। पार्टी इस चीज को कोशिश करती है कि ये चीजें सामने ना आए, लेकिन अब देखिए किस तरीके से सामने भी आ गया, और आने वाले दिनों में 2027 में चुनाव है। तो वहीं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है, वो दावा करते हैं कि पार्टी के 13 में से 9 विधायक उनके साथ हैं। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, और विजेंद्र सिंह जो ये दावा कर रहे हैं उसमें क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखिए, सबसे पहले तो विजेंद्र सिंह जो दावा कर रहे हैं वो महज खबरों को हासिल करने के लिए, चर्चा में रहने के लिए, जाहिर तौर पर जो ये अपना दल है वो उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, तो 1700 करोड़ रुपए खर्च करने की जो बात है वो मेरे ख्याल से निराधार है। वो बेसिकली इसको चर्चा में लाना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात की 1700 करोड़ रुपए की बात जो है वो मुझे बेबुनियाद लगती है। दूसरी बात, जो निश्चित तौर पर पार्टी में संकट है, अगर संकट नहीं होता तो इतना बड़ा बयान नहीं आता, है ना। तो ये धुआं उठा है तो कहीं आग लगी होगी, तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो है एक असंतोष की भावना है। अब बात यह है कि जो बागी गुट है, जो कि दावा कर रहे हैं कि 9 विधायक उनके साथ हैं, इसमें सच्चाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए, कई बार जो दावे किए जाते हैं वो एक जो है भगदड़ की स्थिति, यानी कि एक जो है बेचैनी की स्थिति कायम करने के लिए इस तरह के दावे किए। तो देखिए जिस तरीके से ये
ये पूरा अपना दल में अब जब फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अपना मोर्चा ने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है कि और वरिष्ठ पत्रकार ने इसे बहुत बखूबी से समझाया कि किस तरीके से बृजेंद्र प्रताप जो हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ विनीत वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। विनीत जी, हम देख सकते हैं कि 2027 में चुनाव है और इसका असर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी और एनडीए जानती है कि यादव वोट उनके साथ नहीं जाएगा, लेकिन बाकी के जो तमाम ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जैसे आप समझ लीजिए कुर्मी हो गए और तमाम जो हैं छोटे मोटे जिनको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिनके हक के लिए डॉक्टर सोनेलाल ने इस पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन अब जब चुनाव का ये पूरा मैदान तैयार हो गया 2027 के लिए, ऐसे में फूलपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, तमाम जगहों से एक भारी संख्या में जो है वो वोट ओबीसी का आता है। ऐसे में आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है और इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा? जी देखिए, जी हाँ, अगर ये जो दावे किए जा रहे हैं विजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कि उनके साथ विधायक हैं और वे अपना मोर्चा एक खड़ा किया है उन्होंने, और ये जो दावे कर रहे हैं, इसमें अगर सच्चाई है तो देखिए आने वाले चुनावों में असर तो दिखेगा। पर जिस प्रकार से अभी आदर्श जी ने भी बात करी कि ये पार्टी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि विपक्षी दल इसमें 1700 करोड़ रुपए तक की का राशि लगा के विधायक को तोड़ा जाए या पार्टी को तोड़ा जाए। ये अपना कुछ स्वार्थ इसमें निहित है, जो मैं विजेंद्र प्रताप सिंह के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। इनका अपना स्वार्थ निहित है इसमें। और देखिए ये जो बात उठी है अपना मोर्चा की, ये बात उठी है जब इस प्रकार से बगावत के बोल उठते हैं तो देखिए इसके पीछे दो तीन चीजें होती हैं, हमको समझना पड़ेगा। या तो वो कुर्सी की बात है, या कोई अब या तो पार्टी में कोई उच्च पद की बात है। वो तो अभी समझना पड़ेगा कि जितनी प्रकार के पे जो हमारे पास खबरें आगे आएंगी या जानकारी आएंगी उस प्रकार से समझा जाएगा। परंतु अगर इनके दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो देखिए जो हमारे राजनीति है, और राजनीति आज भी जो यूपी की राजनीति है वो निर्भर करती है कास्ट वोट पे, वो निर्भर करती है समाज के तबकों पे, जो अलग अलग तबके हैं हमारे समाज पे, और उसमें अगर ये निर्भर करती है तो देखिए जो वोट बैंक की राजनीति है ये काफी मायने रखती है। और ये जो इसका सीधा असर हमें देखने को मिलेगा जो चुनाव 2027 में चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। और एनडीए को इस बात पे इस अच्छे से निगरानी रखने की आवश्यकता है और इस पे चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार अपना दल इस चीज को आगे लेके बढ़ता है। अनुप्रिया पटेल का जिस प्रकार से बयान आया कि जिन लोगों के भी बगावती बोल उठ रहे हैं या जो बगावत कर रहे हैं, इस अनुशासनहीनता के लिए उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ चीजें की जाएंगी। पर अगर इस प्रकार से किया जाएगा तो देखिए ये पार्टी को बचा सकता है। अगर इस प्रकार से नहीं किया जा सकता तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पार्टी अब अपना एक राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा एक मुकाम बना रही है, और देखिए स्टेट जो आप कह सकते हैं अपना दल को जो स्टेट का दर्जा है, स्टेट पार्टी का दर्जा, इसको 2022 में मिल गया था। जो इनकी 2022 में चुनावों में जो इनका जो सक्सेस रेट था, जो इनका प्रदर्शन था 2022 में, उनके बुनियाद पे 2022 में चुनाव आयोग ने इनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया था। बिल्कुल, 12 में से 9 सीटें उन्होंने जीती थी और एनडीए को इससे काफी फायदा भी हुआ था। वर्मा जी, एक सवाल इसमें यहाँ पे ये आता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है तो 2027 में अब सीट शेयरिंग को लेकर भी दिक्कत होगी, और बीजेपी क्या अपना मोर्चा जैसे दावा कर रहा है, अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो बीजेपी क्या अपना मोर्चा के पास जा सकती है 2027 में कि आप हमारे साथ आइए, वरना जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई हैं वो तो फायदा उठाएंगी ही। तो इसे मान सकते हैं कि ये बस सेंधमारी की कोशिश है, या कला की जो बातें निकलकर सामने आ रही है और जो दावा बृजेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं वो सच्चाई है इन दावों में? जी देखिए, दावों में सच्चाई की बात तब समझ आती है जब आशीष जी ने, जो अभी आपके यहाँ पे पत्रकार जो हैं, इन्होंने जब इनका बाइट लिया तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे कितने विधायक नजर आ रहे हैं। तो अभी जो सिर्फ एक बातें जो है, जो हमें कागजी बातें दिख रही हैं या जो हवा में बातें की जा रही हैं, उस पे ज्यादा हम
ज्यादा स्पष्टीकरण से बात नहीं कर सकते, हम्म। और इनके दावों को अभी हम खोखला ही समझ सकते हैं, हम्म। क्योंकि अभी जो जमीनी स्तर पर जो देखा नहीं गया, हम्म। उनकी पार्टी के लिए कोई सपोर्ट देखा नहीं गया, हम्म। तो ये अभी हेलो, जमीनी स्तर पर कोई लीव करके सच्चाई, फिर से ज्वाइन करो ना। जो अभी हम्म। ये जमीनी स्तर पे बात कहना थोड़ा मुश्किल है, ये चीजें हम्म। सच्चाई नहीं मुझे नजर आती है। दूसरी बात अगर मैं कहता हूं कि जो एनडीए है, हम्म। अगर एनडीए को लगता है कि मोर्चा, देखिए जो कि बात निकल के सामने भी आई पिछले साल भी, हम्म। जब हमारे चुनाव हुए, जब जनरल असेंबली इलेक्शन हुए, हम्म। इसमें एनडीए सरकार में जब मंत्री बनाया गया अनुप्रिया पटेल को, हम्म। और इससे स्पष्ट नजर आता है कि कितना एनडीए के लिए महत्वपूर्ण पार्टी है हम्म। अपना दल हम्म। एस सोहनलाल। और इसी को समझते हुए एनडीए को एक अपना एनालिसिस करने की आवश्यकता है, पार्टी की अध्यक्ष से बात करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से चीजें आगे चलेंगी। हम्म। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बीजेपी अगर जो है, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा ढीला छोड़ती है या हम्म। इसको अभी समझती नहीं है, तो थोड़ा सा आगे जाके कठिनाई हो सकती है। और हम्म। कठिनाई का कारण यही है कि जो ओबीसी वोट बैंक है, हम्म। जो पिछड़ा जाति वोट बैंक है, ये काफी हेलो, महत्वपूर्ण ये वीडियो एक शो नहीं हो रहा है ना? हम्म। भूमिका अदा करता है। हम्म। और दूसरी तरफ केवल पिछड़ी जाति और ओबीसी के ऊपर आधारित नहीं है अपना हम्म। दल की पार्टी। हम्म। जितनी भी हमारी रूरल एरिया में, गांव में जितनी भी गरीब तबका है, इनका भी काफी जो सपोर्ट देखने को मिला है हम्म। बीते कुछ सालों में अपना दल सोहनलाल को। हम्म। और इसी को समझते हुए एनडीए को, या अगर मैं कहूं बीजेपी को, इस बात का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और इस बात को अगर ये बात सिर्फ एक जुमला है, ये बात में एक खोखली है, इसको दबा देनी चाहिए। हम्म। क्योंकि इस प्रकार की चीजें जड़ों को कमजोर करती है, हम्म। पार्टी को कमजोर करती है और एनडीए को कमजोर करती है। और बिल्कुल। इसका असर ये भी देखने को मिल सकता है कि हम्म। जिनके अभी कान खड़े नहीं हुए हैं राजनीति में, जो जितनी भी पार्टियां हैं, इस प्रकार की चीजों से उनके कान खड़े हो सकते हैं, और हम्म। वो पार्टी को, अपना दल को तोड़ने की जोर जोर पूरी अपने काम कर बिल्कुल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने कहावत हमेशा सुनी है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष तिनके का सहारा यानी कि अपना दल का सहारा जरूर लेगा, जिस तरीके से फूट पड़ रही है और लगातार चर्चाएं भी बन रही हैं। वर्मा जी, एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने में 25 साल से ज्यादा का समय लगा है। ठीक है, आदर्श जी के पास रुक करेंगे। वर्मा जी, हमारे साथ आदर्श जी दोबारा से जुड़ गए। आदर्श जी, पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने में 25 साल से ज्यादा का वक्त लगा, 2022 में ये स्टेट पार्टी का दर्जा मिला। इसके बाद देखिए क्या होता है, अनुप्रिया और पल्लवी के बीच में तो ये लड़ाई पूरी चली रही थी, ये जग जाहिर है। अब बीच में अपना मोर्चा भी आ जाता है। तो अब जरा बताइए कि ये जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो अपना दल को अपना हितैषी समझते थे, जो लगातार पार्टी पर भरोसा भी जताते थे, वोट भी देते थे, ऐसे में वो सभी लोग जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है, वो किस पर भरोसा करे, किसको अपना नेता चुने और किस तरीके से इस पूरी जो फूट पड़ी है इसको किस तरीके से इसका आकलन करें? देखिए, ये किसी भी छोटे दल के लिए बड़ी चुनौती होती है, खास तौर से जब उसे अपने वोट बैंक को बरकरार रखना होता है। हम्म। तो जाहिर सी बात है कि अब जो स्थिति है कि सभी पार्टियां इन जो वोट बैंक है, चाहे वो कुर्मी वोट बैंक हो, कोयरी वोट बैंक हो, ये जो ओबीसी समुदाय के जो अलग अलग जातियों के जो वोट हैं, उन पर डोरे डालने की कोशिश होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है या कई और छोटे दल हैं, ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, हम्म। है ना। और बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां भी कई बार पार्टी जो है साथ रहते हुए भी कोशिश करती है कि उनके जो वोटर हैं वो धीरे धीरे करके आ जाए। ये इतिहास इस तरीके का जो है रहा है भारतीय राजनीति को अगर आप देखेंगे, हम्म। तो उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जब राष्ट्रीय पार्टी ने जो छोटे दल हैं उनके वोट बैंक चुरा लिए हैं, और ऐसा होता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह के दल जो है जिनका एक खास वोटर वर्ग होता है, हम्म। उसमें इस तरह के टूट की संभावना हमेशा होती है। उसमें हमेशा ये इस बात की गुंजाइश होती है कि अगर कोई छोटा नेता भी अगर पार्टी से निकलता है और वो आगे चल करके दावा करता है कि ये हमारी असली पार्टी है और जो बाकी बच गए हैं वो नकली पार्टी है, चाहे आप महाराष्ट्र
में शिवसेना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी टूटी, हम्म। और उसी तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी जो बिहार में, ये सब कुछ उदाहरण है जिसमें अगर बगावत होती है, अगर कुछ नेता भी इधर उधर जाते हैं, तो ऐसे असंतुष्ट नेता जो कि जिसको लग रहा होता है कि नहीं, मुझे पार्टी में अब तक तवज्जो नहीं दिया नहीं जा मिला रहा है, था, तो इसके लिए हम अलग पार्टी का निर्माण कर देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आदर्श कुमार जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, विनीत वर्मा जी आप भी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे।